तो ये वीडियो हम लोग का लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने एक इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन MySQL डेटाबेस का। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग XAMPP का यूज़ करके MySQL डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और MySQL डेटाबेस में हम लोग MySQL डेटाबेस में किस तरह से टेबल्स को क्रिएट करते हैं। और टेबल्स हमारे इस टाइप से हमने ये देखे कि टेबल भी आ गए, टेबल का स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम इंसर्टिंग के ऊपर भी एक जो है अपने क्वेरी लिख के इंसर्ट भी कराया था डेटा को। आज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से PHP MyAdmin का यूज़ करके भी SQL क्वेरीज के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं डेटा मैनुअली बिना किसी PHP स्क्रिप्ट के। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था वो एक PHP स्क्रिप्ट थी। उस PHP स्क्रिप्ट में हम लोगों ने होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डेटाबेस नेम डिस्क्राइब किया था। और एक वेरिएबल MySQLi हमने दिखा जिसमें हमने एक फंक्शन लगाया और उसके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में हम लोगों ने सारे वेरिएबल्स पास करा दिए एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक SQL क्वेरी लिखी। वो क्वेरी हमने अपने रिजल्ट वेरिएबल में MySQLi क्वेरी में पास कर दी एज ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सिंटैक्स में कोई कैमल केस नहीं होता? नहीं। नॉर्मली रिजल्ट क्या है? क्वेरी ये रिजल्ट जो करेगा, ये रिजल्ट क्वेरी को रन करा देगा। इस रिजल्ट का काम ये है कि MySQLi क्वेरी से कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाए और SQL से क्वेरी को उठाए और दोनों को रन करा ले। इससे इसको क्वेरी मिल जाएगी, इससे इसको डेटाबेस मिल जाएगा और डेटाबेस के ऑथेंटिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये उसको रन करा के तरीका है उसका। ठीक है सर, यहाँ पे अगर SQL की जगह कुछ और कुछ भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, ये वेर नेम है, ये कुछ भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्वेरी लिख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड मतलब ये हाँ, लिखने का तरीका है। हम लोग ऐसे जैसे SQL लिखते तो हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता है कि हाँ ठीक है ये SQL है, सिंपल MySQLi कनेक्शन स्ट्रिंग है। सर, होस्ट की जगह होस्ट ही लिखनी है। कुछ भी आप DB होस्ट लिख दो इसको, है ना। कॉल कराते समय इसको करते बस आपको जो है वो चीज़ यहाँ पे भी मेंशन करनी होगी जो आप यहाँ पे, इवन आप ये लाइन स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट दे दीजिए। आप यहाँ पे डायरेक्ट दे दीजिए लोकल होस्ट, यहाँ पे आप उसी सीक्वेंस में दे दीजिए, है ना। और डेटाबेस नेम की जगह जो भी हम लोग ने दिया था। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अरे हमने थोड़ा सा उसको ताकि अंडरस्टैंड करने में इजी रहे इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा है। आप अगर कुछ लाइन ऑफ कोड बचाना चाहते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि हम लोग अगर मैनुअली कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप उस डेटाबेस को ओपन कीजिए जिसके टेबल को आपको मॉडिफाई करना है। उसके टेबल में आप यहाँ पे जाइए और एक इसके SQL पार्ट में जाइए। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट दिखेगा। इंसर्ट आप क्लिक कीजिए तो वो अपने आप आपके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट लिख के देगा। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अब जैसे ID है तो ID हमारी ऑटो इंक्रीमेंट पे है। ठीक है, तो हम 3 वैल्यूज़ को मान लीजिए इंसर्ट करा रहे हैं और यहाँ ID इंसर्ट नहीं। हाँ, जो क्वेरी शो हो रही है वो तुमने टेबल्स बनाया है वही है ना। तो हम लोग इसमें अपने हिसाब से वैल्यूज़ कुछ फिल कर रहे हैं। ID क्योंकि हम लोग की प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट पे है। ठीक है, तो वो हम नहीं भर रहे हैं।
एड्रेस मान लीजिए इसका लोग प्राइवेट कीज बनाते हैं वो अपने आप ही ऑर्डर करते हैं। हाँ। ओके। ABC स्ट्रीट, करना पड़ता है। ABC स्ट्रीट मान लो, एंड इसकी जगह आप वेबसाइट की जगह समथिंग मान लो www.example, ठीक है। तो ये आपने क्वेरी लिख ली, ठीक। क्वेरी लिखने के बाद आप यहाँ से जाके यहाँ पे आपके रिजल्ट आएगा कि एक रो आपकी इंसर्ट हो गई। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो रो आपकी जो भी आपने वहाँ से इंसर्ट किया था वो आपका यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट होता है, आप इस इंसर्ट स्टेटमेंट में बस आपको जो चेंजेस करने हैं आपके दिमाग में ये रखना है कि आप इंसर्ट इनटू इस पार्ट में, ठीक है, आपको केवल वो वैल्यूज़ रखनी है जो वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करानी है, ठीक। और जो यहाँ पे ये पार्ट है वैल्यूज़, इसमें आपको बस सिंगल कोट्स में उन वैल्यूज़ को एंटर कराना है, ठीक है। अगर वो कोई इंटीजर वैल्यू है तो आप सीधे भी इंसर्ट करा सकते हैं, या आपको जो है देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है, क्या डेटा टाइप है, क्या आपको इंसर्ट कराना है, फिर वो सब चीज़ें आपकी आएंगी। तभी हम लोगों ने ये सब सीखा पहले। तो आप इसी स्टेटमेंट को पूरा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और आप देखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट वैसा ही है। तो हम इस तरह से कुछ हमने लिखा कि $SQL इज इक्वल टू, पहले हमने अपने PHP के हिसाब से इसको ये बना लिया और इसके बीच में हमने ये एंटर कर दिया, है ना, वैसा ही बन गया। अब आपको बस इसके बीच में इन वैल्यूज़ की जगह पे इस तरह से डेटा रखना है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इसी तरह से एक स्टेटमेंट देखा था जिससे हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट करा रहे थे, और ये हमारे SQL में अभी जो भी लिखा हुआ है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और पार्ट देखते हैं कि हमने इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किस तरह से किया है कि सबसे पहले एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने सिर्फ एक पार्ट लिया, मान लीजिए नेम। अभी एक हम छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे नेम लिया हुआ है, ठीक है। नेम लेने के बाद आपको पता है कि जब कभी भी ये चीज़ सबमिट होगी, ठीक है, तो सबमिट होने के बाद आपके पास एक पोस्ट वेरिएबल आ जाएगा $_post नेम नाम का, है। ये वेरिएबल आपके पास अवेलेबल होगा जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो अब आप यूज़र से कुछ वैल्यू को लेके उसको भी इंसर्ट कैसे करा सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा कि हम लोग कह देते हैं कि अगर हमारा फॉर्म सेट है ना, तो हम एक नेम नाम के वेरिएबल में उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्या हमने कहा, इफ़ इज सेट $_post ऐड, यानी कि ये बटन है ना, ये मतलब है, यानी कि जब ये बटन क्लिक होगा तो ही ये वेरिएबल सेट होगा, तो हम उसके आगे कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक हमने इफ स्टेटमेंट लगा दिया, हम एल्स में कुछ और भी दिखा सकते हैं, और हमने फिर एक नेम वेरिएबल लिया जिसमें हमने $_post की वैल्यू डाल दी, ठीक है। यहाँ पे हमने सब इस लाइन को हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं ताकि हमारा कनेक्शन पहले हो, ठीक है। हमने अब SQL लिखा, तो जैसे मैंने यहाँ पे कमल लिखा हुआ है, कमल की जगह बस हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे
पोस्ट में नहीं बस फिर यहाँ नहीं लिखती है? इसमें आ गई ना वैल्यू, इसमें आ गई ना वैल्यू। नेम। हाँ ठीक है। क्या होता है कि कई बार ये लिखने, देखो लिख के भी सकते हैं आप, ठीक है, पर ये लिखने पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं, यहाँ भी सिंगल कोट्स हैं, यहाँ भी सिंगल कोट्स हैं, यहाँ भी सिंगल कोट्स हैं, ठीक है, और यहाँ डबल कोट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। समझ गए। तो बड़ा इसके आपकी प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पर उससे इजी तरीका है कि इसको इस तरह लिख लिया जाए, एक वेरिएबल एक वेरिएबल के उसमें, ठीक है। हम लोग अभी इजी तरीके देख रहे हैं, भले ही वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके ना हो, वो एक अलग बात है, मगर अभी हम लोग इजी तरीके देख रहे हैं ताकि पहले हम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आने लगे। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कोई और मान लीजिए देना है, अगला है एज, है ना, अगला वेरिएबल एज है, तो हमने इसका नेम एज दिया और हम इसको यहाँ पे एज लिख देते हैं। सर और इतना तो पहले हम लोगों ने किया था ये इतना, और ये सर इसके लिए हो रहा है, SQL के लिए। हाँ, ये हो रहा है कि जो ऊपर से वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम इंसर्ट कराएं। हम लोग ने कल जो वीडियो देखा था या जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में हमने देखा था कि हमने मैन्युअली वैल्यूज़ इंसर्ट कराई थी, मतलब हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड दे दी थी, वो वैल्यूज़ कोड कर दी थी और वो वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई थी। तो हमने दो तरीके देखे थे, एक तो हमने डेटाबेस में क्वेरी लिख के सीधे इंसर्ट कराना देखा, एक हमने ये देखा कि हम यहाँ से जो है सर डेटाबेस से जब ये वैल्यू हाँ। से कंपेयर होगी तो वहाँ पे अगर नेम की जगह से कैपिटल N हो तो मिलेगा कैपिटल एन, नेम, ये सर है वेरिएबल। नहीं ये तो हमने डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे, ये वेरिएबल तो वो वेरिएबल है जो हमने सर डिक्लेयर। वैल्यूज ये हैं। हाँ, ये डेटाबेस है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये टेबल का नाम है, और ये नेम एज ईमेल पासवर्ड टेबल है, और जो ये हम लोग टेबल यूजर एंटर करेगा नेम वो उसमें। अच्छा है। जो भाई जो नए स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है वही क्लियर हो रही है। तो जो इसका स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल नेम, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, और फिर वैल्यूज़। टेबल नेम में क्या, कौन कौन से कॉलम्स, तो यहाँ पे कॉलम्स आपके होते हैं, कॉलम्स कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। फिर आप वैल्यूज़ पार्ट पे आते हैं, वैल्यूज़ और सेम उसी सीक्वेंस में आपकी वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ वन, डेटाबेस में जो रो है सर, ये नेम एज ईमेल, ये कॉलम्स हैं। ये नेम एज ईमेल और पासवर्ड। हाँ, नेम एज ईमेल पासवर्ड कॉलम्स है, ये देखिए, यही तो है ना। इसमें नेम एज वेबसाइट, इसमें तो उसमें नेम एज ईमेल कोड में पासवर्ड, देख के कैसे पता चलेगा ये कॉलम है? कौन देखना सी, पड़ेगा ना ये तो आपको यहाँ से जब आपने टेबल क्रिएट किया होगा तो पता ही होगा आपको। कि पासवर्ड की जगह तो कल हम लोगों ने जब बनाया था इसको, हम लोगों ने सारे कॉलम्स डिफाइन किए थे ना। रोज तो तब पॉपुलेट होती हैं जब डेटा इंसर्ट होना शुरू होता है, तभी या कहीं से हम जो है इसको कनेक्ट कर दें। मान लो हम इसको किसी और सोर्स से कनेक्ट कर दें, किसी XML से कनेक्ट कर दें, किसी JSON से कनेक्ट कर दें, या किसी और जगह से एक्सेल शीट से कनेक्ट कर दें, किसी एक्सेल या किसी और डेटाबेस से कनेक्ट कर दें, तब ये पॉपुलेट होना शुरू होगा। या वो भी कहने का मतलब है कि इंसर्ट हो गया डेटा उसके अंदर कुछ ना। तो अब हम अपने इस पार्ट पे आते सर हैं। कहने का ये मतलब है कि जो कॉलम जो सर हमने डेटाबेस में डिफाइन किए, तो टेबल कॉलम जो डेटाबेस में डिफाइन किए, टेबल की, तो वही सर यहाँ पे लिखेंगे same वही as it is। लिखेंगे एग्जिट है। और अगर इनका सीक्वेंस आप बदल देते हैं तो पोस्ट वगैरह तो आपको यहाँ पे भी डेटा उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, जिस बदले हुए सीक्वेंस में। लेकिन सर जो टेबल मान लीजिए आप एज पहले लिख देते हैं और नेम बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप एज पहले लिख दीजिए और नेम बाद में लिख दीजिए, टेबल सर जो हमारी वो तो पहले से सर उससे name मतलब की नहीं। है।
ये अपने आप ही वैल्यू उठा के उस वहाँ पे लगा देगा। टेबल कॉलम के ऑर्डर्स जो हैं, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे लिखा है आप उसी ऑर्डर में वैल्यूज को भी एंटर कर देंगे। आगे और भी मेथड्स हम देखेंगे जिसमें हम लोग सीरियलाइज करके डेटा को डालते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, पर ये इसीलिए हमने कहा ये इजीएस्ट हम लोग वे में चल रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या है इसके, ठीक है। इसीलिए शुरुआत में ऐसा ही मान लो, ठीक है, कि जिस सीक्वेंस में आपके टेबल के कॉलम्स हैं उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखिए और उसी सीक्वेंस में डेटा भी लिखिए, ठीक है, ताकि आपको शुरुआत में कंफ्यूजन ना हो, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा कीजिए। बाद में आप जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी इसमें 2 ये वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। अब हम इंसर्ट को रन करते हैं। लोकल होस्ट में हम लोग का इंस्टीट्यूट है, इसमें हम इंसर्ट को रन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हम केवल नेम और एज कर रहे हैं, बाकी पार्ट जो है ये हार्ड कोडेड वैल्यूज एंटर होंगी, ठीक है। तो मान लो अब नेम कर देते हैं, अब यहाँ पे अभी हम लोग ने कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करा है कि सक्सेसफुली, वो कराना ज़रूरी है, इंसर्टेड या ऐसा। ये हम लोग का 9 नंबर पे डेटा आ गया, ये एम्प्टी रो हम लोग डिलीट कर देते हैं। जब कभी आप डिलीट करते हो तो देख के आपको वो स्टेटमेंट देता है। सर आईडी से जनरेट 9 नंबर है कैसे? तो सीक्वेंशियली नहीं होती? नहीं, बीच के आईडीज कुछ हमने डिलीट कर दी थी, है ना। फिर वो, लेकिन वो डेटा जो है उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 डिलीट कर दिया तो अगला 3 से आ गया, वो उसको जो है वो स्किप करते हैं, रिकॉर्ड रहती है। तो अब जो है हम लोग का डिस्कशन इस पॉइंट पे पहुंच गया कि इस तरह से हम चारों वैल्यूज को डेटाबेस में इस फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करा सकते हैं। मान लो एज है और ये आपकी क्या है, ईमेल है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, पासवर्ड, ठीक है। सेम इसी तरह से आप लिखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी हम लोग क्या है कि पहले तो हम लोग बेसिक इतना करके प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रोडक्शन में आप इस तरह से सीधे सीधे वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए जो है अभी वल्नरेबल है ये अपनी स्क्रिप्ट। इसमें कोई स्क्रिप्ट ला के पोस्ट कर सकता है ना, कुछ भी कोई एसक्यूएल के थ्रू हमारे टेबल को ड्रॉप करा सकता है, तो हम ब्राउज़र पे तो लेकिन सर ये दिखेगा तो दिखेगा नहीं, बट वो वैल्यू तो पोस्ट होगी। कोई ड्रॉप टेबल करके लिख सकता है, ठीक है। वो वाला पार्ट हम लोग अपने आगे के सेशंस में डील करेंगे कि हम किस तरह से डेटाबेस में इंसर्ट करने के पहले अपने वेरिएबल्स का जो डेटा है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे। उसका अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं उसमें क्या क्या रहता है। जैसे माई एसक्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग है ना, कोई स्ट्रिंग एस्केप करना है, इस तरह से हम लिखते हैं। सर अभी ठीक है। वो सिंपल लिख रहे हैं, अभी हम सिंपल लिख रहे हैं ये है ना, उस केस में हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसके बाद स्ट्रिप स्लैशेस होता है, हम लोग ने स्ट्रिंग के फंक्शंस में देखा था, ठीक है। तो हम लोग कुछ अनवांटेड डेटा स्ट्रिंग फंक्शन से हटा भी सकते हैं कि उससे स्ट्रिप कर दो, ट्रिम कर दो, है ना।
और अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट में। अभी हम लोग बेसिक इंसर्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने फिर एज इसको कॉपी किया तो ये वाला पार्ट आपका ईमेल हो गया। मेरा सजेशन ये है कि शुरुआत में आप लोग इस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लोग इन मेथड्स में खुद को कंफर्टेबल फील करने लगे तब आप जो है फिर रियल एस्केप स्ट्रिंग और इस टाइप के फंक्शंस पे जाइए। अब जैसे इसमें आपका यहाँ पे डॉलर ईमेल हो गया और यहाँ पे आपका डॉलर PWD। अच्छा, फिर पासवर्ड भी हम लोग जो है इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं, है ना। हम लोग पासवर्ड में MD5 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया MD5 ऐसा, तो वो MD5 एन्क्रिप्शन में हम लोग MD5 के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। जब हम लोग आगे जाके लॉगिन कंट्रोल्स और ये सब बनाएंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि क्या इंसर्ट होता है डेटा, ठीक है। तो हम लोग का सीक्वेंस है नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। इसको हम फिर से रीलोड करते हैं। यहाँ पे आपने मान लीजिए नेम कुछ लिख दिया, एज मान लीजिए कुछ लिख दी, ईमेल और पासवर्ड मान लीजिए लिख दिया ABCD। पासवर्ड को जो फील्ड हम देते हैं वो भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देते हैं, तो ऐसे दिखता भी नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें हम लोग ने इसीलिए डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, ताकि हम लोग आगे उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। ये हो गया, अभी कुछ रो अफेक्टेड नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो वैल्यूज इंसर्ट हुई और एक एनक्रिप्टेड डेटा भी इंसर्ट हुआ। ये MD5 एन्क्रिप्शन है, ये वन वे एन्क्रिप्शन है। मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा MD5 एन्क्रिप्शन के ऊपर, और कैसे फिर इनको कंपेयर करके रिट्रीव करना है वो सब हम लोग देखेंगे। सो ये हम लोग का एक बेसिक इंसर्ट का बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है, डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार आप लोग देखेंगे कि एक HTML फाइल है जहाँ पे फॉर्म आपका दिया जाता है, जिस फॉर्म के थ्रू डेटा को पोस्ट होना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो सब सेम पेज पे कोड लिख लिया है। उस केस में क्या होता है कि फॉर्म एक्शन जो है ये कोई और पेज दे दिया जाता है। ऐसा मान लो हम दे देते हैं फॉर्म एक्शन insert.php, और ये फॉर्म हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम वापस अपनी एप्लीकेशन में गए। तो इस तरह भी आपने कई जगहों पे देखा होगा कि पोस्टिंग होती है। मान लीजिए कि हम लोग का स्टैटिक फॉर्म है जिससे डेटा पोस्ट होगा, ठीक है। इसका नाम हम insert.html रख लेते हैं। insert.html, ठीक है। यहाँ से अब हम डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी, कोई नया नाम, राहुल, इंसर्ट हुआ और हमने जो है यहाँ पे इसको ऐसा किया। हर बार जब भी हम इसको क्लिक करते हैं इसको,
तो ये एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स नाम की क्वेरी चलाता है और सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर हमको थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करना, वो सब ये भी हम लोग देखेंगे। आप देख रहे हैं जब ABCD लिखा था तो ये एंटर हुआ था, और ABC लिखा है तो कुछ ये एंटर हुआ है, तो एकदम ही अलग हो गया डेटा। ऐसा कोई फिर रिलेशन नहीं है कि कुछ ऐसा सेव हो सके, कोई मतलब रिलेशन से कोई लॉजिक बना सके। फिर आती है बात कि तो हमने देखा कि इससे हम लोगों ने एक insert.html फॉर्म से डेटा को पोस्ट कराया और इस स्क्रिप्ट पे आया डेटा और सेव हो गया। हाँ, अब जैसे ही इस स्क्रिप्ट पे आया हमारा वो पार्ट, जैसे ही हमने फॉर्म पे सबमिट बटन क्लिक किया, ठीक है, सबमिट बटन क्लिक करते ही यहाँ पे आपका वो पेज कॉल हो गया insert.php। हाँ, एक्शन करते ही रीडायरेक्ट हो गया, बटन क्लिक करते ही, बटन को क्लिक करते ही वो रीडायरेक्ट हो गया। इस पेज पे सर आप एक्शन लगा था आपको HTML वाले पे? इस पे HTML वाला भी बनाते हैं insert में। HTML वाले पे एक्शन लगाएंगे PHP हाँ, वाले का? इस पे लगा है। तो यहाँ पे जो एक्शन में जो URL लिखा है या पाथ लिखा है, जो पेज लिखा है, तो ये पेज आपका यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ से उस पेज पे चला गया आपका। ये भी तो insert.html ही है। तो ये HTML पर है। दोनों का फाइल टाइप तो अलग अलग है। सर ने ये किया कि HTML पे बनाया, उसके बाद जो HTML पे type बनाया बना रहे हैं, वो PHP पे और वो बना रहे हैं। हमने इससे पहले वो सेम ही पेज पे पोस्ट कराया था, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार आप इस तरह भी देखेंगे कि जो आपकी PHP स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसमें जो आपका कनेक्शन वाला पार्ट होता है, इतना पार्ट ये, ठीक है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। इसकी जगह पे एक फाइल इंक्लूडेड होती है। बेसिक सा भी तरीका होता है इंक्लूड db.php, ठीक है। और अब हम एक db.php नाम की फाइल अपने फोल्डर में क्रिएट करेंगे और उसमें वो सब और उसमें ये पोस्ट वो जो है कोड को पोस्ट कर देंगे। यही सही तरीका है। यही सही तरीका है, क्योंकि मान लीजिए अब हमको किसी और पेज में वही चीज़ होगी, वही चीज़ चाहिए तो वो लिखते एग्जैक्टली जैसे हम CSS को लिखते थे, बार-बार जावास्क्रिप्ट को बार बार हमको वही सेम चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम उसको एक db.php नाम की फाइल में यूज़ कर लेते हैं और अब हम अपने सारे उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं कि अब ऐसा करने के बाद ये चलती है क्या। चलेगी कौन सी साइट? HTML। तो हम लोग जो रन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स चलेगी, बाय डिफॉल्ट index.php चलेगी। सर यूजर को insert.html दिखेगा। नहीं, हम तो टाइप कर रहे ना सीधे insert.html का URL, इसलिए ये ओपन हो रही है। सर यूजर इनपुट यहीं करेगा। सर उसके बाद ही PHP वाली फाइल आएगी। हाँ सर पहले तो ये फाइल हाँ, यूज़र के सामने सबसे पहले ये फाइल आएगी, यहाँ पे यूज़र अपना इनपुट देगा। सर्वर की के हिसाब से भी ऐसे ही पहले ये फाइल को HTML। देखो, हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एक मेन्यू देंगे मैं बताया कि कि add- सही नहीं कि यहाँ पे हम लोगों ने HTML वाले पे बनाया, हाँ। यहाँ से वैल्यू इंटर करवाई, और जब वैल्यू इंटर होगी वो पहुँचेगी PHP वाले पेज पे, हाँ। वहाँ से वो ये वो से नहीं पूछ रहा है। ये नहीं पूछना। इसका पूछने का मतलब ये है कि यूज़र यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। तो उसके लिए देखो, कोई भी वेबसाइट बनती है, वेबसाइट में ऊपर मेन्यू बनता है ना, ऐड डेटा, व्यू डेटा, एडिट डेटा, डिलीट डेटा, ऐसे बनता है। तो ऐड डेटा जो है वो ये फाइल है ना। वेलकम पेज होगा और वेलकम पेज पे 4 मान लीजिए बटन है, ऐड डेटा, व्यू डेटा, डिलीट डेटा, एडिट डेटा। तो उस पर क्लिक होगा तो ये वो फाइल है,
यूजर तो को पहुंचाना तो आपके मेन्यू का काम है, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ यहाँ पे हमने और यहाँ पे हम फिर से ABCD एंटर करें जानबूझ के, ये इंसर्ट हुआ, ठीक है। अलर्ट भी लगा सकते हैं बटन पे और कई चीज़ें कर सकते हैं, अभी वो भी हम लोग उस पर भी आ रहे हैं। तो ये हमने यहाँ से फिर से क्लिक किया तो नया वाला इंसर्ट हुआ, पर आपको ये पार्ट है कि दोनों का क्योंकि ABCD था तो दोनों का जो है इनक्रिप्टेड वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंपेयर कराते हैं टाइम भी, हम उसको रन टाइम पे इनक्रिप्ट करते हैं और इनक्रिप्टेड वैल्यू को इनक्रिप्टेड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। अगर हो जाती है इफ एल्स के थ्रू कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो हम लोग ने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई है कि एक इफ एल्स लगाए कि अगर रिजल्ट सेट हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट सेट होने का मतलब है कि ये क्वेरी सही से एग्जीक्यूट हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर केस आपका लिख के आएगा कि नॉट इंसर्ट। फंक्शन है ना ये हमारी db.php से आ रहा है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी ना, mysqli $mysqli_connect और फिर एक सीक्वेंस में होस्ट यूजर नेम पासवर्ड है ना। तो अभी जस्ट बस हमने उस पार्ट को तो काट दिया है, मगर वो पूरा पार्ट यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट है इस कोड के थ्रू, इंक्लूड db.php के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग का ये पार्ट जो है यहाँ पे ये हो गया कि ठीक है पूरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। हम लोग एक कंडीशन ये भी लगा ले रहे कि हम लोग का कोई भी रिकॉर्ड जो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्ड एम्प्टी ना हो, इफ एम्प्टी नेम और एम्प्टी एज और एम्प्टी ईमेल, ठीक है। तो इस केस में आपका या और एम्प्टी पासवर्ड, ठीक है। अगर ये चारों एम्प्टी नहीं है, तो हम जो है उनको यहाँ पे इंसर्ट कराएं एक पासवर्ड के लिए भी, हम एक मैसेज शो कर दें कि ऐसा आपने जो भी किया है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल सा इफ बंद हो जाएगा, एल्स में तो हमने एक सारे पहले चेक करा लिए कि सारी फील्ड्स एम्प्टी ना हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने उसको यहाँ से वेरीफाई कराने के बाद इंसर्ट करा के देखिएगा कि डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। और व्यू रिजल्ट, ये जो पार्ट है ये वो है कि वो रिजल्ट जब आपको डिस्प्ले होगा तो आपको वापस से जिस भी पेज से आप आए हैं रिडायरेक्ट होके उस HTML पेज पे वापस से भेज देगा, वो ये पार्ट है, सेल्फ हिस्ट्री बैक गो बैक, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम ऐसा एंटर कर देते हैं, डेटा एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसमें जो है डेटा आपका ऐड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हम कोई फील्ड को एम्प्टी छोड़ देते हैं, एज फील्ड इज एम्प्टी और गो बैक, ठीक है। तो गो बैक पे वापस से वहीं पे आ गया, हमने कहीं पे लिखा नहीं था, तो ये सेल्फ हिस्ट्री गो बैक
सेल्फ हिस्ट्री गो बैक के थ्रू आप लोग इस तरह से अपने वापस से उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, जिस पेज से भी हम लोग का रेफरेंस आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप अब एक बार हम लोग फाइनली चेक भी कर लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा आया कि नहीं। तो ये आपका डेटा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हम लोग ये कैसे रीड करेंगे कि जो डेटा हम लोगों ने इंसर्ट करा लिया है अब तक, है ना, वो दिखेगा कैसे। ऐसे ये भी तो ऐसे साइड डेटा नहीं, वो तो ईमेल पे लगा ही हाँ, वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगा सकते हैं वो सब चीज़ें। अभी हम लोग ने कहा ना, हम लोग अभी एरर हैंडलिंग और बाकी चीज़ों में काम नहीं कर रहे कि हम लोग सिंपल इंसर्ट और रीड पे काम कर रहे हैं। तो हम जैसे देखें कि हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब आप इस एक हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा कोड बनाया हुआ है पहले से, जिसमें आप सेम उसी वे में जैसे हमने इंसर्ट कराया डेटा को, ठीक है, बस हम लोगों की एसक्यूएल क्वेरी बदलेगी। ठीक है, और एसक्यूएल क्वेरी क्या हो जाएगी, रीड। अभी ये जैसे पार्ट हम हटा देते हैं, इसमें से एक पार्ट हटा देते हैं, इंसर्ट का पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें यहाँ पे भी हम वो लिख सकते हैं, इसको हटा के पूरा, कि इंक्लूड db.php। ठीक है, इंक्लूड db.php। इसमें हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्वेरी लिखी थी, इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ऐसा है। यहाँ पे हमने बस लिखा है कि सेलेक्ट नेम एंड ईमेल। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार भी कर देते तब भी कोई बात नहीं थी, तो चारों कॉलम्स आ जाते हैं। ये सेलेक्ट क्वेरी, ये सेलेक्ट क्वेरी है ना। जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यही करता है। तो ये बस क्या हो रहा है, सेलेक्ट नेम एंड ईमेल। हम इस क्वेरी को चलाते हैं, अपने एसक्यूएल में गए, तो जो भी कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो कॉलम्स हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसने केवल नेम और ईमेल उठाए वहाँ से, बाकी पार्ट छोड़ दिए। तो इससे जो है केवल वही डेटा रिजल्ट रिटर्न होता है, एक एरे रिटर्न होता है। ठीक है, जिसमें कई सारी रोज हैं। कितनी रोज हैं ये हम लोगों को मालूम नहीं है ना, तो हम उसके लिए सेम वही मेथड है, ये पार्ट सेम वही रहेगा। ठीक है, कि रिजल्ट इज इक्वल टू माई स्क्वेयर आई क्वेरी माई स्क्वेयर आई अंडरस्कोर। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे देखो, सेम है। आप जैसी पहले थी, है ना, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख लिया और फिर हमने एक प्रिंट कराया टेबल। टेबल में टेबल हमने टेबल एंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टेबल में एक रो क्रिएट की, वो रो हमने यहाँ पे रो भी एंड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक टीडी जिसमें हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है फॉर ईच। हम लोग ये लूप पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। तो फॉर ईच लूप क्या करता है कि हमारे एरे में से जितने भी रिजल्ट्स आए होते हैं उनको एक एक करके रो वाइज प्रिंट करा सकता है। तो फॉर ईच, इस रिजल्ट में जो भी वेरिएबल है एज रोज। ठीक है, फॉर ईच रिजल्ट एज रोज
इको रोज नेम, और ये जो नेम है ये वेरिएबल आपका यहाँ से आया, ये रोज ईमेल। अगर ये टेबल नहीं बनाएंगे तो ऐसे प्रिंट कर देगा अलग अलग। हाँ, अलग अलग प्रिंट कर दें। हमने टेबल बनाए ताकि एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे। आपको सीधे इको अगर आपने ऐसे ही कर दिया, कंकेटिनेट करके लिख दिया इसको, तो ये वैसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आपने जब इसको प्रिंट किया तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या होगा। ये आपको सारे रिजल्ट्स प्रिंट करके दिखा रहा है। ठीक है, अलग अलग रोज में। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि जो इसका ये पार्ट है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख दें, ठीक है, और इस पार्ट को हम लिख देते हैं, यहाँ से कॉपी करके ऐसा। टेबल पहले शुरू कर ली, रो भी शुरू कर ली। ठीक है, तो ये अब हो गया कि इतने कॉलम्स आपके रिटर्न होते चले जाएंगे, है ना। इसको हमें इतनी रोज रिटर्न करनी है। इसको एक बार रन करते हैं, तो आपकी एक ही टेबल में इतनी रोज रिटर्न होती चली जाएंगी। फॉर ईच, जितने रिजल्ट उतनी रोज, यही है मतलब। ठीक है, ये डेटा हर बार नया नया वैल्यू लेके आता रहेगा। अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो अब हमारे पास सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये किया था, हम फिर एक इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक और टीडी कॉपी करते हैं। ठीक है, टीडी वहाँ पे उसको बंद करते हैं, फॉर ईच निकल फॉर लगा दे तो केवल एक ही रोड था। हमें फिर उस केस में एक कोई ऐसा वैल्यू देना पड़ता कि फॉर आई इज समथिंग इसके लिए, आई प्लस लेकिन उससे जो है ये उठा नहीं पाता डेटा। हम लोग को रिजल्ट फेच करने के लिए फॉर ईच लगाना पड़ता है। इक्वल मैंने की तो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। वाइल भी लगाते हैं, MySQL I fetch एसोसिएट सर करके। किसी ने अगर सर पूछ लिया तो हैं, फॉर इसकी जगह सर फॉर लगा के दिखा रहा है वाइल, वो भी है मम्मी बताते ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर रोज, मान लीजिए इस जगह पे हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे हमने ईमेल नेम दिखाया था, एज भी दिखानी है हमको। ठीक है, तो ये आपका एक और कॉलम हो गया उसी में। आप इनकी हेडिंग्स भी दिखा सकते हैं। हेडिंग के लिए आप यहीं पे एक वो पहले ही लगा सकते हैं, नहीं यहाँ तो टेबल बंद होगी, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। इस पे लिखा है PHP, यहाँ पे नेम, डायरेक्ट HTML थोड़ी है, इसको बंद किया गया है। ये PHP के अंदर HTML लिखा गया। पेज पे में जब बंद भी करते हैं तब भी पहले पेज को लिखते ही इको नहीं कराओगे तो कैसे होगा? बिना इको के टेबल दिखेगी नहीं। या तो हम PHP बंद करें, HTML लिखें, फिर PHP चालू करें, वो भी आगे वो भी डील करेंगे हम लोग। अभी ये आपका जो है आ गया, और जो आपके हेडिंग है वो भी आपकी कवर होगी। तो
ये एक बार फिर से देखिए आप लोग इस वीडियो को, यस ठीक है, क्योंकि जो भी डिस्कस हुआ है ताकि वो फिर से आप एक बार रिवाइज कर सकें। फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो बताइए, तो वो डाउट्स आपके सारे डिस्कस होंगे, ठीक है।